देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर, ठीक है, दोनों का ट्रांसफर होगा। अगर हम लोग कोई चाय का कप यहाँ पर टेबल पे रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा और यहाँ पर मैटर भी बाहर निकल के चला जाएगा। गर्म चाय होने से, हाँ, गर्म चाय होने से क्या होगा, थोड़ा देर अगर रख दोगे तो फाइनली इट विल बिकम कूल डाउन, राइट। तो ये ठंडा कैसे हो गया, बिकॉज यहाँ से एनर्जी बाहर चला गया और यहाँ से मैटर भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ओपन सिस्टम में किसका ट्रांसफर होगा, बोथ एनर्जी एंड मैटर का। तो ओपन सिस्टम के नीचे लिखना है एरो साइन देके, इन दिस सिस्टम बोथ एनर्जी एंड मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड। In this system, both energy and matter can be transferred to the surrounding. Both energy and matter can be transferred to the surrounding. Both energy and matter can be transferred to the surrounding. Next में लिखो नंबर 2, closed system. अब क्लोज्ड और आइसोलेटेड में क्या डिफरेंस होते हैं? तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है और आइसोलेटेड में कुछ नहीं होगा। मतलब क्लोज सिस्टम कैसा होगा, सपोज ये चाय का कप हम लोग इसको अगर ढक के रखेंगे तो क्या हमेशा के लिए गर्म रह जाएगा? नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो ठंडा होगा, लेकिन उससे क्या बाहर की तरफ नहीं आएगा, मैटर। सो कंटेंट्स विल बी नॉट कमिंग आउट, ओनली द एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, क्लोज सिस्टम। इसके अंदर में लिखना, इन दिस सिस्टम ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड, ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड with the surrounding, only energy can be exchanged with the surrounding। सिर्फ यहां पर किसका ट्रांसफर होगा, एनर्जी का। only energy can be exchanged with the surrounding। इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो, ओपन सिस्टम यू कैन राइट a hot cup of tea, okay, kept on a table। Then closed system you can write the cup of tea is you can closed by a cap, okay? ऐसे कुछ लिख सकते हो क्लोज सिस्टम में, जहां पर सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा लेकिन कंटेंट्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। आइसोलेटेड में क्या होगा, nothing will be exchanged, neither energy nor matter, ठीक है, can be exchanged। इसके अंदर में लिखना, इन दिस सिस्टम both energy and matter cannot be transferred, both energy and matter cannot be transferred। in this system both energy and matter cannot be transferred with the surrounding, cannot be transferred to the surrounding, ठीक है, cannot be transferred to the surrounding मतलब बाहर ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं होगा और मैटर भी नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, थर्मोफ्लक्स, जो हम लोग स्कूल में लेके जाते हैं ना, जो स्टील का कंटेनर होता है, वहां पर पानी बहुत टाइम तक गर्म रहता है लेकिन इट इज नॉट परमानेंट, इट कैन नॉट बिकम परमानेंट। ये कुछ समय तक होगा लेकिन उसके बाद एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम वी कैन नॉट डिजाइन, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर कुछ समय तक वी कैन अचीव द आइसोलेटेड कंडीशन, उसके बाद क्या होगा, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो इसका एग्जांपल में लिख सकते हो थर्मोफ्लक्स। सो व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या है, समथिंग व्हिच इज अंडर स्टडी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे या वो ऑब्जर्वेशन में है। सर अगर एक हॉट बॉडी सर वैक्यूम में रखा जाए तो क्या होगा? वैक्यूम का बात यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, वैक्यूम में कुछ नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, उसको हम लोग सिस्टम ही नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर इज नो प्रेशर प्रेजेंट इन द वैक्यूम। तो यहाँ पर सिस्टम का मतलब क्या है, समथिंग व्हिच इज अंडर स्टडी या ऑब्जर्वेशन। कितना तरह का सिस्टम है, 3 तरह का। पहला है ओपन सिस्टम, जहां पर दोनों ट्रांसफर होगा, एनर्जी के साथ मैटर भी। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा,
only energy can be exchanged but matter cannot be transferred. आइसोलेटेड में क्या होगा, neither energy nor matter can be transferred. ठीक है, ये तीन तरह का सिस्टम. अब हम लोग सिस्टम तो समझ लिया, अब क्या होगा, सराउंडिंग आएगा. ठीक है, सिस्टम के बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना सराउंडिंग. अब सिस्टम समझने के बाद नेक्स्ट विल कम द सराउंडिंग. सिस्टम मतलब हम खुद पहले खुद को समझना पड़ेगा, उसके बाद सराउंडिंग को. ठीक है, तो पहले हम लोग खुद को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सराउंडिंग को समझेंगे. तो यहाँ पर सराउंडिंग में लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग. क्या होगा इसका डेफिनेशन, एनीथिंग present other than the system. सब कुछ होगा except the system. सिस्टम को छोड़ के जितना भी कुछ है all will be surrounding. Everything is considered under surrounding except the system. सिस्टम को छोड़ दो, बाकी जितना भी बचेगा all will be surrounding. नेक्स्ट में लिखना टाइप्स ऑफ सराउंडिंग. टाइप्स ऑफ सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सराउंडिंग में लिखना टाइप्स ऑफ सराउंडिंग यू कैन से वॉल. ठीक है, मतलब जो हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में, बेसिकली दैट विल बी गैस. यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम कौन सा है, गैस होगा. ठीक है, यहाँ पर किसका स्टडी करेंगे हम लोग, गैस का. तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि हम लोग हाथ में गैस लेंगे, कुछ कंटेनर में लेना पड़ेगा, तो उस कंटेनर का कुछ वाल होगा. तो ये हम लोग गैस कंसीडर किया. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में क्या है, बाउंड्री है. तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाल. दिस विल एक्ट एज ए सराउंडिंग. तो यहाँ पर क्या होगा, टाइप्स ऑफ सराउंडिंग वाल. टाइप्स ऑफ सराउंडिंग वाल. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सराउंडिंग. पहला होगा डायथर्मिक. डायथर्मिक वॉल. डायथर्मिक वॉल. डायथर्मिक वॉल. इसके नीचे में लिखना डायथर्मिक वॉल में, डायथर्मिक वॉल में लिखना इन दिस सराउंडिंग heat energy can be exchanged. Heat energy can be exchanged. हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, we can exchange the heat energy. Exchange of heat energy. Exchange of heat energy. Heat energy can be exchanged. Next type होगा number 2, adiabatic. नाम सुना है क्या एडियाबेटिक का, कहां पर सुना है, केमिस्ट्री. एडियाबेटिक वॉल. ठीक है, एडियाबेटिक वॉल. तो इसके नीचे में लिखना नो एक्सचेंज ऑफ हीट. नो एक्सचेंज ऑफ हीट. नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब यहां पर एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल. तो कितना टाइप का सराउंडिंग है, दो तरह का, एक है डायथर्मिक, दूसरा क्या है, एडियाबेटिक. डायथर्मिक मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल, और एडियाबेटिक में क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट. दो सिस्टम के बीच में हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज. और डायथर्मिक में क्या होगा, हीट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम. ठीक है, तो उसके नेक्स्ट पॉइंट लिखो नंबर 5 में, इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेट. स्टेट का इक्वेशन. किसका स्टेट का, किसका स्टेट होगा, गैस का. तो जैसे कि हम लोग मैथ्स में करते हैं, सपोज तुमको बोला गया कि इस पॉइंट का पोजीशन निकालो, तो क्या करोगे, हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट. क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा x, y. तो ठीक उसी तरीके से सपोज मुझे इस गैस का लोकेशन बताना है,
तो इसका कुछ इक्वेशन होना पड़ेगा, राइट? इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होना पड़ेगा, जैसे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या था, x, y। तो एक पार्टिकुलर गैस का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा। तो किसी भी गैस का क्या क्या पैरामीटर होगा, पहला है प्रेशर, देन सेकेंड वन इज वॉल्यूम, थर्ड वन इज टेम्परेचर। ठीक है, ये 3 तरह का पैरामीटर है गैस के पास। जैसे कि नॉर्मल पोजीशन में क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं, x, y, z, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर गैस के पास कितना वेरिएबल होगा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। 3 तरह का वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इसके बीच में मुझे एक इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज ऑलरेडी यू गॉट दिस वन, PV इज इक्वल टू मिला है क्या, nRT। इसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। किसी भी गैस का रियल गैस वी कैन नॉट डू प्रैक्टिकली, आइडियल गैस, आइडियल मतलब इमेजिनरी, तो उस गैस का इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nR इंटू T। तो स्टेट ऑफ द गैस, जैसे कि हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया था x, y, z, तो इस गैस का कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस गैस, क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेंगे P, V, T। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द गैस। तो इनिशियल स्टेट क्या होगा, व्हिच वन विल बी आवर इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में गैस कौन सा पोजीशन में था, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P1, V1, T1। दिस इज द इनिशियल स्टेट। जैसे कि हम लोग पॉइंट का इनिशियल कोऑर्डिनेट्स देते हैं x1, y1, z1, यहां पर भी क्या होगा, P1, V1, T1। फाइनल स्टेट बोलो, फाइनल स्टेट बोलो, P2, V2, T2। ठीक है, दिस इज द फाइनल स्टेट। बहुत इजी है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स x, y, z, यहां पर क्या होगा, PVT। इनिशियल क्या होगा, P1, T1, फाइनल क्या हो जाएगा, P2, V2, T2। और इक्वेशन क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट लिखो नंबर 5, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो सपोज अगर हम लोग एक कंटेनर में गैस लिया और इसको हमने हीट कर दिया, ठीक है, इसका क्या बनेगा, इफ वी हीट द गैस देन व्हाट विल इंक्रीज, वॉल्यूम। हीट देने से क्या बढ़ते हैं, सबसे पहले क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट देना मतलब टेम्परेचर विल इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ गया देन देयर विल बी एक्सपांशन, राइट। तो यहाँ पर हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर के कारण जो गैस का मॉलिक्यूल्स था उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस विल वाइब्रेट मोर फास्टर। अगर हम लोग हीट को बढ़ा देंगे तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो पॉल्यूशंस विल बी मोर। तो यहाँ पर किस चीज का इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। अगर स्पीड बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। और ऑसिलेशन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो ऑसिलेशन बढ़ेगा मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज होगा तो क्या चीज बढ़ेगा, वी कैन आल्सो से पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। इस गैस मॉलिक्यूल्स का क्या बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा इफ वी प्रोवाइड द हीट। अब ये दोनों एनर्जी जो है सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। दिस इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, मतलब सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या बढ़ेगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, ऑसिलेशन विल बिकम फास्टर। स्पीड बढ़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ऑसिलेशन फास्ट हुआ मतलब पोजीशन में चेंज हुआ तो इसका क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो सम ऑफ दिस टू एनर्जी इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी। इसी का नाम है इंटरनल एनर्जी। अब ऐसा नाम क्यों दिया इंटरनल,
बिकॉज ये गैस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी है, मतलब ये अंदर में हो रहा है, सिस्टम के अंदर में, इसी के लिए इसका नाम हो गया इंटरनल एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज द sum of kinetic energy and potential energy of the gas molecules. It is defined as the sum of kinetic energy and potential energy of the gas molecules. Sum of kinetic energy and potential energy of the gas molecules. Full stop. It is a state variable. It is a state variable. State variable का मतलब क्या होता है? State मतलब it depends upon initial state and final state. Initially गैस किस पोजीशन पे था और फाइनली गैस कहां पर पहुंच गया, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। Why? Because internal energy, ये जो internal energy है, it is directly proportional to temperature, right? टेम्परेचर बढ़ाने से ये दोनों एनर्जी बढ़ गया, मतलब इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। सो इंटरनल एनर्जी किसका प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर कैसा वेरिएबल है? स्टेट वेरिएबल या पाथ वेरिएबल? स्टेट। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कुछ टेम्परेचर है और इस पाथ में टेम्परेचर चेंज हो गया। हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल स्टेट लेंगे और फाइनल स्टेट लेंगे, उस हिसाब से हम लोग एवरेज निकालेंगे, देन वी से द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज अ स्टेट वेरिएबल। ठीक वैसे ही इंटरनल एनर्जी क्या होगा? स्टेट वेरिएबल, ठीक है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट वेरिएबल। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, इसका सिंबल क्या होगा? द सिंबल इज गिवन बाय यू, कैपिटल लेटर यू। यू इज द सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो ये हो गया टर्म्स। पहला टर्म क्या था? सिस्टम। देन वी हैव डिस्कस सराउंडिंग, देन टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सराउंडिंग, उसके बाद इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट लिखो, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ZEROTH, जीरोथ लॉ। ZEROTH, zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. इसको बना लो डायग्राम। देयर आर थ्री सिस्टम A, B एंड C, ठीक है, तीन सिस्टम है A, B एंड C। A, B एंड C। A का टेम्परेचर है TA, B का टेम्परेचर है TB और C का टेम्परेचर कितना है? TC, ठीक है। A और B के बीच में जो वाल दिखाई दे रहा है, दिस वाल इज एडियाबेटिक। ये वाल क्या है? एडियाबेटिक। और C और A और B का जो बाउंड्री है, दिस वॉल इज टेकन टू बी डायथर्मिक, ठीक है, दिस वॉल इज डायथर्मिक। मतलब A और B के बीच में है एडियाबेटिक और A और C के बीच में है डायथर्मिक, B और C के बीच में है डायथर्मिक। अब यहां पर देखो, ये जो A और B के बीच में है,
क्या हीट एक्सचेंज पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है? सर एडियाबेटिक मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल, राइट? अब ए और सी के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल है। कब तक होगा हीट एक्सचेंज? सर जब तक इक्विलिब्रियम जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाते, राइट? मतलब जब तक TA becomes equal to TC तब तक हीट विल कंटिन्यूअसली फ्लो, राइट? तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा। B और C के बीच में होगा या नहीं होगा? होगा, बिकॉज डायथर्मिक है। तो डायथर्मिक मतलब इट विल अलाउ द हीट एक्सचेंज। सो TB विल बी इक्वल टू TC एट इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते कि TA is equal to TB? Can we say like this? राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल मतलब TA will become equal to TB। तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो व्हाट इज जीरोथ लॉ? अगर यहाँ पर तीन तरह का थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा और दो सिस्टम इंडिविजुअली तीसरा सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम था ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में होगा। The two system will be in thermal equilibrium with one another. So that is the zeroth law of thermodynamics. तो इसका स्टेटमेंट लिखो नीचे। According to this law, if there are three thermodynamic systems, A, B, and C as shown in the figure, capital A, B, and C as shown in the figure. There are three thermodynamic systems A, B, and C as shown in the figure. If A and C comes in equilibrium, and B and C comes in equilibrium, then A and B will also be in thermal equilibrium. मतलब अगर दो सिस्टम है जो तीसरा सिस्टम के साथ इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बोथ द सिस्टम A and B will be in thermal equilibrium। ठीक है, ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। सो दिस इज गिवन बाय जीरोथ लॉ। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्यों हम लोग पढ़ेंगे ये लॉ, जीरोथ लॉ? इसने हम लोगों को क्या दिया, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, जीरोथ लॉ का? तो नीचे भी लिखना सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस लिखना। जीरोथ लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। Zeroth law gives the concept of temperature. Zeroth law gives the concept of temperature. That is, if two systems are said to be in thermal equilibrium, if two systems are said to be in thermal equilibrium, then their temperatures must be equal. तो जीरोथ लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, मतलब अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सर फिर से ये क्या लिखते हैं? जीरोथ लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। दैट इज if two systems are said to be in thermal equilibrium, then their temperature must be equal. टेम्परेचर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, इसी के कारण हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो नीचे में लिखना डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर लिख सकते हो पॉइंट वाइज यू कैन राइट नंबर 1, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट, it does not give any information about transfer of heat, it does not give any information about transfer of heat, transfer of heat मतलब हीट कहां से कहां तक फ्लो करेगा, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला जीरोथ लॉ ने। पॉइंट 2 में लिखना it does not gives the direction of heat flow, it does not gives the direction of heat flow, it does not gives the direction of heat flow, मतलब हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आएगा या फिर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाएगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला जीरोथ लॉ ने। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। नेक्स्ट लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the heat supplied to any thermodynamic system, heat supplied to any thermodynamic system is used up in two ways. Heat supplied to any thermodynamic system is used up in two ways. Number 1, to increase the internal energy of the system, to increase the internal energy of the system, internal energy of the system. Number 2, to perform some external work, to perform some external work, to do external work, external work मतलब हम लोग जितना हीट देंगे किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम में, ये क्या करेगा, हीट देना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, राइट, और इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ गया तो इसका क्या होगा, एक्सपांशन होगा। तो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या था, हम लोग पहले भी डिस्कस किया है, वर्क का फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, राइट, या फिर बोल सकते हो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ गया मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कुछ काम हुआ, एक्सटर्नल वर्क, बिकॉज देयर इज ए इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ काम होगा, वर्क डन। तो ये जो हीट सप्लाई क्या, डेल्टा क्यू is the heat supplied, this will be used up in how many ways, two ways। पहला क्या है, it will increase the internal energy, increase the internal energy मतलब change, तो change को हम लोग कैसे दिखाएंगे, डेल्टा यू से, प्लस क्या होगा, कुछ काम होगा, एक्सटर्नल वर्क दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा डब्ल्यू। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। This is the mathematical form of first law of thermodynamics. तो इसको नीचे में लिख सकते हो, the mathematical form is given by this one, mathematical form of first law, delta Q is equal to delta U plus delta W। So delta W क्या है, this is the external work, external work। नेक्स्ट लिखो एक्सटर्नल देखिए, फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट वी कैन राइट, अगर हीट हम लोग सप्लाई किया बहुत छोटा, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सिंबल विल बी रिप्लेस्ड, नाउ दिस विल बिकम डी
क्यू छोटा इनफाइनिटेसिमली स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा डी क्यू, और राइट हैंड साइड में क्या होगा डी यू प्लस हम लोग क्या लिखेंगे डी डब्ल्यू। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज डी यू प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये भी एक फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत छोटा हीट के लिए द एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस क्या होगा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम डी। कुछ डाउट है इसमें फर्स्ट लॉ में? तो फर्स्ट लॉ क्या बोला कि जितना हीट दोगे सिस्टम में ये दो तरीके से काम करेगा। पहला क्या होगा, इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, सेकंड इट विल डू सम एक्सटर्नल वर्क। इसका एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या होगा एक्सटर्नल वर्क डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है सर, हाँ सर ये कैसे एक्सटर्नल वर्क है? मतलब यहाँ पर क्या होगा, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम का एक्सपांशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा मतलब क्या बनेगा वर्क बढ़ेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या था प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है मतलब वर्क भी बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन मतलब देयर इज ए वर्क डन, कुछ काम करेगा, सो दैट इज गिवन बाय प्रेशर इनटू डीवी। सो नेक्स्ट लिखो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहां पर लिखो सिग्निफिकेंस में द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल गिव्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल, कौन सा फिजिक्स का प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो कौन सा प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। क्यों है, बिकॉज एक बार इक्वेशन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हीट, हीट मतलब एनर्जी, राइट हैंड साइड में क्या है इंटरनल एनर्जी दैट इज आल्सो एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। तो यहाँ पर एनर्जी का क्या हुआ कंजर्वेशन हुआ, जितना टोटल एनर्जी आया उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होगा इंटरनल एनर्जी, दूसरा क्या होगा वर्क। सो टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये था फर्स्ट लॉ का सिग्निफिकेंस। अब लिखो इसका डिसएडवांटेज, इसका भी कुछ डिसएडवांटेज होना पड़ेगा तब जाके हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, नहीं तो सेकेंड लॉ आता ही नहीं। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो इसमें लिख सकते हो द फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव, द फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव any information about heat engine, any information about heat engine, any information about heat engine। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना the first law does not give the direction of heat flow। So ये second point, the first law does not give the direction of heat flow। तो यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ ने क्या नहीं बोला डायरेक्शन, मतलब कहां से कहां तक हीट का फ्लो होगा। ठीक है, सो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जो हीट इंजन होते हैं, हीट इंजन देखा है कभी, जो इंजन हम लोग गाड़ी में लगाते हैं, हाँ, इंजन में दो पार्ट्स होगा, एक होगा सोर्स जहां से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और एक होगा सिंक जहां पर हीट रिलीज कर देगा। तो इसके बारे में द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन कि वहां पर कैसे काम होता है, सो दैट इज नॉट गिवन बाय फर्स्ट लॉ। सेकंड क्या डिसएडवांटेज था कि दिस डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, कि हीट कहां से कहां तक फ्लो करेगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी या फिर कोल्ड से हॉट। सो दिस इज नॉट गिवन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। Types of thermodynamic process, types of thermodynamic process, types of thermodynamic process। ये वाला इक्वेशन मिला है क्या केमिस्ट्री में, ये जो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन दिया सेम इक्वेशन मिला है, सेम एज इट इज या कुछ अलग मिला है?
वहां पर एंथैल्पी ऐसा कुछ मिलेगा केमिस्ट्री में जो फिजिक्स में नहीं है। तो नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो ऐसे तो यहाँ पर 4 तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते, लेकिन तुम लोग का सिलेबस में 2 प्रोसेस हटा दिया, आइसोपोरिक और आइसोबैरिक। ठीक है, ये 2 प्रोसेस हटा दिया। तो हम लोग यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पहला होगा आइसोथर्मल। फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में ऐसे लिखना, पॉइंट वाइज में लिखना, टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ स्टेट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसका इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब राइट हैंड साइड में क्या था? टेम्परेचर था आइडियल गैस इक्वेशन में, तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, तो PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन ये है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, इसको हम लोग निकालेंगे अभी। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, तो इसमें लिखना द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन to change the volume, to change the volume by dV, to change the volume by dV, the small amount of work done to change the volume by dV is given by P into dV, P into dV। अभी जो हम लोग पढ़ा था प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वो इक्वेशन ये चल रहा है ना वीडियो। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? dW is equal to P into dV। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लिखो we have, तो आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन कौन सा लेंगे? PV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक नाम दे देते कांस्टेंट का, K से कांस्टेंट। तो यहां से P कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी A by V। अब क्या करना पड़ेगा? 2 को 1 में बिठा दो, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन कितना आ जाएगा? सो P के जगह पर वी कैन राइट K डिवाइडेड बाय V इनटू dV। P वी हैव सब्स्टिट्यूटेड A by V। बहुत इजी कैलकुलेशन है। P को लिखो K by V। Now write therefore the total work done is given by, total work done is given by, क्या करना पड़ेगा? टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। राइट हैंड साइड में होगा K by V into dV। ठीक है, 0 to W और वॉल्यूम, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है राइट हैंड साइड में वॉल्यूम का। तो इनिशियल स्टेट वॉल्यूम का क्या है? V1। फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा? V। इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, V1 से V2 तक। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा W, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है K, इसको बाहर लेके आओ। dV by V का इंटीग्रेशन बोलो, ln ऑफ V होगा क्या? ये कैलकुलस में मिला है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx by x। इसको हम लोग क्या लिखते थे? ln ऑफ x, लॉग आ जाएगा। ठीक है, dx by x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था ln ऑफ x। तो यहाँ पर क्या है? dv by v, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ln ऑफ v। अपर लिमिट v2, लोअर लिमिट v1। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ln ऑफ v2 by v1। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया? लॉग का एक
प्रॉपर्टी बोल सकते हो। जब हम लोग ऐसे लिखते ln v2 माइनस ln ऑफ v1, जब सब्सट्रैक्शन होगा देन दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग का प्रॉपर्टी है। जब सब्सट्रैक्शन होगा देन दिस कैन बी रिटन इन डिवीजन, और जब एडिशन होगा देन दिस कैन बी रिटन इन मल्टीप्लिकेशन। ये लॉग का प्रॉपर्टी है। तो यहां से हम लोग ln को चेंज कर सकते हैं। वी कैन राइट 2.303 log बेस e कांस्टेंट a v2 by v1, या फिर कांस्टेंट को बाहर भी रख सकते हो, a को बाहर रख दिया, 2.303 log बेस e v2 by v1। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। k इज द कांस्टेंट, 2.303 log बेस e, मतलब इसका कन्वर्जन है। जब हम लोग ln से log में ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला फैक्टर बिठाना पड़ेगा, 2.303 log बेस e। इसकी log में आ जाएगा ये 2.303 log बेस e v2 by v1। v2 क्या था? फाइनल वॉल्यूम। v1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क। ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। 2 मार्क्स के लिए इतना तक डिराइव करना पड़ेगा। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, 2.303 log बेस e v2 by v1। नेक्स्ट देखो ग्राफ्स, ग्राफ्स। यहाँ पर कुछ ग्राफ हम लोग बनाने वाले। पहला ग्राफ होगा नंबर 1, P वर्सेस V, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में, P वर्सेस V। तो क्या रिलेशन है P और V के बीच में? देख लो एक बार, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्स जब होगा मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसका ग्राफ का शेप कैसा था? व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ? ये P और ये क्या है? V। इसका शेप कैसा था? याद है क्या किसी को? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब x बढ़ेगा तो y घटेगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज का ग्राफ कैसे होते हैं? ये PV कर्व है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। PV कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये आइसोथर्मल के लिए PV कर्व है। नंबर 2 में आएगा टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ। इसका मोनोग्राफ का शेप कैसे होगा? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम जितना भी बढ़ाओ टेम्परेचर विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर इसका ग्राफ का शेप कैसे होगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, थर्ड ग्राफ विल बी VT हो गया, PV हो गया, कौन सा बचा? प्रेशर टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ। यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर। क्या होगा इसका शेप? प्रेशर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ का शेप कैसे होगा? ऐसे होगा क्या? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब एरो साइन नीचे की तरफ आएगा। ये समझ में? ऐसे क्यों नहीं होगा? कौन सा? ये तो PV के बीच में था। यहाँ पर V क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। तो V भी चेंज होगा, P भी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या ये T है? T मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है फॉर आइसोथर्मल। तो यहाँ पर क्या होगा? जितना भी प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा टेम्परेचर में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एरो साइन नीचे की तरफ आएगा। समझ में? खुशबू, शुभंकी, क्लियर हुआ? सिद्धार्थ, प्रियंजना,
तो यहाँ पर इसका ग्राफ का शेप क्या आएगा, नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पर मैंने लिया था y डायरेक्शन में, मैंने लिया टेम्परेचर को, तो इसके कारण मैंने ग्राफ को ऐसे बनाया। मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसका ग्राफ होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लेकिन यहाँ पर देखो टेम्परेचर कहाँ पर है, एक्स डायरेक्शन में है, तो इसके कारण ग्राफ आएगा ऐसे। तो ये तीन तरह का ग्राफ हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में। नेक्स्ट लिख सकते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, बोलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या फॉर्मूला था, अभी क्या था लास्ट चैप्टर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बोलो, Q equals to mc delta T. mc into डेल्टा टी। तो आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, तो डेल्टा टी का वैल्यू बोलो, डेल्टा टी कितना आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा टी कितना हो जाएगा, Zero. टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका चेंज कितना आएगा, आएगा। तो 1/0 is equal to how much, 1/0 is how much, infinity। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होगा, इन्फिनिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव डन अर्लियर चैप्टर, Q/m into डेल्टा टी था। तो यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, 0 है, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/0, सो 1/0 इज इन्फिनिटी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। नेक्स्ट लिखो नंबर, ये आइसोथर्मल हो गया, अब लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज एडियाबेटिक। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब क्वेश्चन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू मेनली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। नंबर 2 में लिखना है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें क्या कांस्टेंट होते हैं, क्या कांस्टेंट होगा एडियाबेटिक में, अभी तो पढ़ा था एडियाबेटिक वाल्व, उसमें क्या पॉसिबल नहीं था, एक्सचेंज ऑफ हीट। अच्छा, क्या चीज कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा क्यू कितना होगा, और क्यू का वैल्यू बोलो, इसमें से कौन सा 0 होगा ये बोलो, एडियाबेटिक में Delta Q. डेल्टा क्यू 0 होगा, और क्यू क्या होगा, क्यू होगा कांस्टेंट, और डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, मतलब हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हीट विल नॉट बी 0, हीट तो है, हीट कैसे 0 हो सकते हैं, हीट विल बी कांस्टेंट, टोटल हीट विल बी कांस्टेंट, लेकिन उसका चेंज ऑफ हीट क्या आएगा, 0 आएगा। चेंज मतलब एक्सचेंज, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर लिखो इसका इक्वेशन, लिखो इक्वेशन ऑफ स्टेट, equation of state, it is given by PV to the power gamma is equal to constant। ये इसका इक्वेशन है, PV to the power gamma is equal to constant। साइड में लिख देना गामा is equal to Cp by Cv। आई थिंक याद आ रहा होगा Cp Cv, कुछ पढ़ा था हम लोग लास्ट चैप्टर में, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका रेशियो है गामा। ये अगले चैप्टर में आ जाएगा केटीजी में। सो गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv, ये इसका इक्वेशन है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो फिर से वही, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, the small amount of work done is given by P into dV, pressure into change in volume। तो प्रेशर को हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय V टू द पावर गामा dV, ये हो गया dW। Then we have to find the total work done, so total work done
is given by इंटीग्रेशन dw, तो राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन होगा k v टू द पावर गामा dv कहां से कहां तक, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, इनिशियल स्टेट v1 फाइनल स्टेट v2। समझ में आ रही है? p के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, k बाई v टू द पावर गामा, तो इसको मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, dw का होगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, k डिवाइडेड बाय v टू द पावर गामा, और लिमिट्स कहां से कहां तक, v1 से v2, इनिशियल टू फाइनल। सर वो समझ में नहीं आया क्या एक बार क्या है, v टू द पावर गामा, ये वाला मतलब ये चीज क्या होगा, k के बराबर होगा कांस्टेंट, तो यहां से p का वैल्यू कितना आएगा, k बाई v टू द पावर गामा आ जाएगा। इसी को मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट करके दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में होगा टोटल वर्क डन, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है k, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फिर से वही आएगा ln ऑफ v टू द पावर गामा v1 से v2 तक। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो इंटीग्रेशन, इसको ऊपर उठा के भी कर सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस, राइट हैंड साइड को, ठीक है, के बाहर आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, v टू द पावर माइनस गामा लिख सकते हैं क्या, हाँ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, v नीचे था इसको ऊपर लेके गया, माइनस गामा आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, इसका इंटीग्रेशन v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, v1 से v2, ठीक है। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, मतलब x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यहाँ पर n के जगह पर क्या है, माइनस गामा है, तो माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, माइनस गामा प्लस 1। सर k किधर गया सर, k तो बाहर लेके रहा है, k तो कांस्टेंट था, ठीक है, k विल बी कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका लिमिट्स बिठा दो, तो k बाई 1 माइनस गामा, यहाँ पर कितना आएगा, v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा, ये आ जाएगा वर्क डन, दिस विल बी द वर्क डन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए एक बार देख लो यहाँ पर, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, p1 v1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे बोल सकते हैं क्या, बिकॉज ये टोटल क्या है, कांस्टेंट है, मतलब 1 और 2 तो सफिक्स है, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ विल बी सेम ओनली। तो अगर ये पॉसिबल है तो यहाँ पर हम लोग k को एक काम करेंगे, k को विल टेक इट इनसाइड, so v2 1 minus gamma minus v1 1 minus gamma, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, k को रिप्लेस करेंगे, k will be how much, सर v1 के पहले नहीं आएगा ये, हाँ k v1 के पहले भी आएगा, ठीक है, k is multiplied। अब पहला टर्म में we can write like this can be written like this, p2 v2 to the power gamma v2 1 minus gamma, माइनस कितना होगा, p1 v1 to the power gamma v1 1 minus gamma। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज समझ में आया, हाँ। तो जब मैंने k को अंदर लेके गया, ये कौन सा टर्म था, v2 था, तो v2 के साथ क्या आएगा, ये आएगा p2 v2 v to the power gamma, तो k के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला क्वांटिटी, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया, v2 के साथ मैंने 2 को रखा और 1 के साथ 1 को, तो k is equal to this one और k is again equal to this one। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो, कितना आएगा, यहां से 1 माइनस गामा, ब्रैकेट में बोलो कितना आएगा, v2 टू द पावर गामा, और उसके साथ क्या है 1 माइनस गामा, तो गामा गामा तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, p2 v2 माइनस p1 v1, कैसा आएगा क्या, आएगा समझ में, मतलब v2 टू द पावर गामा और इसके साथ 1 माइनस गामा, तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सिमिलर टर्म है, तो 1 माइनस गामा प्लस गामा, तो गामा गामा कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिखा p2 v2, ठीक है।
देख लो, अच्छी तरह से देख लो। ये दो क्वांटिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो पावर प्लस होने से क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही तो बचेगा। गामा और माइनस गामा विल गेट कैंसिल आउट, तो क्या बचा, सिर्फ 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P2 V2, और सेकंड टर्म में क्या आएगा, P1 V1। ठीक है, तो ये आ गया। देख लो, अच्छी तरह से देख लो, जहां पर भी डाउट होगा पूछना, ठीक है। जहां पर भी डाउट होगा किसी भी स्टेप में, यू कैन आस्क मी। इतना तक समझ में है सबको, ये वाला स्टेप सिद्धार्थ, ठीक है। ये चीज समझ में है। मतलब सिमिलर टर्म्स अगर होगा तो इसका पावर क्या होगा, एड अप हो जाएगा। तो एड अप होने से गामा गामा चला गया तो बचेगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P2 V2, और सेकंड टर्म में भी वही क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा P1 into V1। सौरभ, तो अब देखो यहाँ पर अभी हम लोग लिखा था, नेक्स्ट लाइन में लिखना V है P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant K, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस वी कैन राइट एज P1 V1 is equal to nRT1, P2 V2 is equal to nRT2। लिख सकते हैं क्या, आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to क्या होते हैं, nRT। तो 1 के जगह पर टेम्परेचर विल बी T1 और 2 के जगह पर टेम्परेचर विल बी T2। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, therefore work done will be 1 by 1 minus gamma, P2 V2 के जगह पर क्या आ जाएगा, nRT2 minus nRT1। ठीक है, तो ये आ गया nR by 1 minus gamma T2 minus T1। This is the work done। ये एक्सप्रेशन है वर्क डन का एडियाबेटिक प्रोसेस में। पूरा कैलकुलेशन एक बार देख लो फिर से। हाँ, आया समझ में पूरा कैलकुलेशन। हाँ, नेक्स्ट लिखो ग्राफ्स, नेक्स्ट में लिखना ग्राफ्स। पहला ग्राफ किसका होगा, P वर्सेस V का। इसका रिलेशन क्या था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by V to the power गामा। पर गामा V का पावर क्या है, गामा है। और आइसोथर्मल में क्या रिलेशन था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V ओनली, देयर वाज नो गामा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक फैक्टर है, तो इसका ग्राफ का शेप कैसे होगा, इसका ग्राफ का शेप कैसे होगा, यहाँ पर भी तो डिक्रीज ही हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर विल डिक्रीज। तो इसका भी शेप नीचे की तरफ ही आएगा, लेकिन थोड़ा और नीचे झुकेगा। ठीक है, दिस इज द शेप। ऐसा क्यों हो गया, क्यों नीचे की तरफ झुक गया ये, बिकॉज इसका पावर क्या है, गामा है, मतलब कुछ एक फैक्टर है। तो इसके कारण प्रेशर विल डिक्रीज